हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आज जो है हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट का जो महामैराथन क्लास चला रहे हैं उसका लेक्चर 74। तो अब तक हमने लेक्चर 73 तक डिस्कस कर दिया है। तो इसमें हम मोर देन जो है 100 तो लेक्चर्स लाने वाले हैं। उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, मोर देन 2000 क्वेश्चंस करेंगे, तो उसका 100 लेक्चर्स के आसपास आएगा। तो आप जो है DSSB लाइब्रेरियन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, KVS लाइब्रेरियन, NVS लाइब्रेरियन या स्टेट लाइब्रेरी सर्विसेज या अदर लाइब्रेरी कंपटीशन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है, या बैचलर्स कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, तो ये सारे लेक्चर्स आपको बहुत ज़्यादा जो है यूज में आने वाले हैं, क्योंकि ये सब आपकी बेसिक टॉपिक्स है कि जिसको एज अ लाइब्रेरियन या आप लाइब्रेरी साइंस से जुड़े हुए हैं तो आप पक्का देख जाएं, क्योंकि इट विल हेल्प यू बिकम अ वेरी गुड लाइब्रेरी प्रोफेशनल। क्योंकि आपको इसमें पूरे लाइब्रेरी साइंस का बेसिक जो है सारे लेक्चर्स में आइडिया लग जाएगा। और आप किसी भी लाइब्रेरी साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये सारे लेक्चर्स बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है डिजिटल लाइब्रेरी, जेनेसिस, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स, आर्किटेक्चर, स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स, प्रोटोकॉल्स, DOI। तो ये सारे टॉपिक्स जो है हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए, डिजिटल लाइब्रेरी कहते किसको हैं? तो इसमें आपका देखो, पहले देखो डिजिटल कंटेंट। तो डिजिटल कंटेंट जैसा आप सुने होंगे कि आजकल एक बात चलती है कि डेटा इज़ द न्यू ऑयल। तो डेटा को न्यू ऑयल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पुराने ज़माने में जो था आपका इकोनॉमी, जो बड़े बड़े कंपनीज हो गए और जितनी भी बड़ी बड़ी जो एक तरह से इकोनॉमीज हुई, जो एक लार्जेस्ट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, वो बेसिकली ऑयल ट्रेड में से जो पैसा कमाया है कि एनर्जी रिसोर्सेज को लेकर। लेकिन अब आप देख रहे होगे कि वो सारा जो है इंफॉर्मेशन सोसाइटी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और इंफॉर्मेशन सोसाइटी आपका स्टार्ट होता है डेटा से। डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम। समझ गया? तो विजडम। तो आप समझ सकते हैं कि अब डेटा कितना इंपॉर्टेंट हो गया। आप गूगल देखो, माइक्रोसॉफ्ट देखो, ओपन AI देखो, ChatGPT का हो गया, ये सारा कंपनीज जो है सो डेटा को लेके ही है। अभी जो सबसे लार्जेस्ट कंपनी जो वर्ल्ड में चल रहा है वो कौन है? तो एनवीडिया, जो आपको मतलब चिप्स बनाता है ना, जो आपके जो है प्रोसेसर्स बनाता है। तो वो कंपनी भी क्या कर रही है? तो डेटा प्रोसेसिंग में ही हेल्प कर रही है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ मच डेटा इज इम्पॉर्टेंट। और डेटा जब इतना ज़्यादा हो रहा है तो आप देख रहे हो कि डेटा का जो एक प्रोसेसिंग से लेके आपका सारा चीज़ जो है, लाइफ जो है, वो डेटा के अराउंड घूम रहा है। आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, वहाँ डेटा जनरेट हो रहा है। आप जैसे एक तो फ़ोन कर रहे हो, वहाँ डेटा आपका मूव हो रहा है एक जगह से दूसरे जगह, है ना। जो अब आपको लग रहा होगा कि जो आप किसी को कॉल कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, तो वहाँ पे वीडियो कॉल, तो वीडियो कॉल के बैकग्राउंड में क्या हो रहा है कि आपका जो पैकेट्स ऑफ डेटा जो है वो फ्लो हो रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो आपको जितने भी एक तरह से डेटा से रिलेटेड नया नया क्या आ गया आपको, जैसे मतलब टेक्स्ट आ गया, इमेज हो गया, वीडियो हो गया, AR हो गया, आर्टिफिशियल रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, इस हिसाब से आप समझ सकते हैं। ठीक है। तो अब उसी जो डेटा को जो है, आप डेटा जो पूरा जनरेट कर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं तो रेपोजिटरी भी रखना पड़ेगा कि आप सर्च कर सकें तो इजी हो, जितने भी रिसोर्सेज आपको इजीली मिल सके। तो जैसे बुक्स पुराने ज़माने में थे तो वो नॉर्मल लाइब्रेरी हो गया। अब जो इसी डेटा को पूरा हैंडल कर रहे हैं, जितने भी आपके जो मतलब जैसे डेटा जनरेट हो रहे हैं उसमें आपका टेक्स्ट हो गया, ऑडियो, वीडियो, तो ये सब जो है तो डिजिटल हो गया ये सारा चीज़। तो डिजिटल को हैंडल करने के लिए डिजिटल लाइब्रेरी की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो वहाँ से कंसेप्ट आता है डिजिटल लाइब्रेरी का। तो देखो ये कैसे कैसे इवॉल्व हुआ है, इसमें हम देखेंगे। डेफिनेशन एंड कंसेप्ट। A digital library is a collection of digital objects including text, video, audio along with methods for access and retrieval. समझ गए? It provides users with seamless access to digital content and services. समझ गए? अब देखो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं तो 1960 से 1970 तक तो concept of digital libraries began to take shape with the advent of computers and the digitization of information. तो आया समझ में कि जैसे जैसे इंफॉर्मेशन का डिजिटाइजेशन
डिजिटाइजेशन हुआ, फिर कंप्यूटर्स आए, आपको इंटरनेट का सिस्टम आया, मतलब इंटरनेट का सिस्टम तो बाद में आया लेकिन वहाँ से जनरेट होना शुरू हो गया ना। अब इंटरनेट तो आपको डिजिटल चीज़ को ही तो एक जगह से दूसरे जगह शेयर करने में हेल्प करता है ना। तो यहाँ तक जो है आपका डिजिटाइजेशन बढ़ने लगा, प्रोसेसिंग जैसे जैसे बहुत सारे कंपोनेंट हो जाते हैं। अब देखो 1980s में जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन डिजिटल लाइब्रेरीज गेन मोमेंटम विथ प्रोजेक्ट्स लाइक द एनएसएफ, डारपा। डारपा जो है आपका डिफेंस से रिलेटेड है। नासा, नासा तो पता ही है जो रॉकेट लॉन्च करता है। डिजिटल लाइब्रेरीज इनिशिएटिव्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो एक और मैं चीज़ बताऊंगा कि लोग सोचते हैं कि बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हुए हैं, जब इंडिया में गरीबी नहीं ख़त्म हुई है तो क्यों हम जो है मतलब चांद पे जाने का सोच रहे हैं, मार्स पे जाने का सोच रहे हैं, या फिर जो है एक तरह से डिफेंस इक्विपमेंट में उतना ज़्यादा जैसे स्पेंड करेंगे। पहले एडुकेशन करो, ये करो, वो करो। देखो, एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड। जैसे आप खुद देख सकते हो कि नासा जो है एक तरह से रिसर्च शुरू किया, रॉकेट्स को कैसे ऊपर भेजें, चांद पे कैसे ह्यूमंस भेजें। तो उस उतना बड़ा प्रोजेक्ट लोगे तो आपको साइड से जो है छोटे 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 इंडस्ट्रीज जो है वो अपने आप डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। जैसे देखो नासा के और आपका डिफेंस के जो है मतलब कंट्रीब्यूशन से लाइब्रेरी सेक्टर में भी कितना फ़ायदा हुआ। डिजिटल लाइब्रेरीज बनने लगा, जो टेक्नोलॉजी जो है आपको पूरे विश्व में जो है दूसरे जगह भी रेप्लिकेट किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। समझ रहे हो। अब देखो इन 1990s द वर्ल्ड वाइड वेब्स इमरजेंस। अब यू विल बी सरप्राइज टू नो कि इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, ये सारा जो टेक्नोलॉजी है, जीपीएस, ये जो आप धड़ल्ले से यूज कर रहे हो, ये सारा टेक्नोलॉजी पहले डिफेंस में के लिए रिसर्च किया गया था। क्योंकि डिफेंस जो होता है ना वो दे यूज द बेस्ट टेक्नोलॉजी वर्ल्ड वाइड। समझ गए। तो वर्ल्ड वाइड वेब्स इमरजेंस सिग्निफिकेंटली बूस्टेड द डेवलपमेंट एंड एसेसिबिलिटी ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी। समझ गया। 2000 में देखो डिजिटल लाइब्रेरीज बिकेम मोर सोफिस्टिकेटेड विद एडवांस सर्च कैपेबिलिटीज एंड इंक्रीज डिजिटल कंटेंट। एडवांस सर्च कैपेबिलिटी मतलब क्या हुआ कि मानो कि आपका पूरा का पूरा इंटरनेट है और वो अलग अलग डेटा स्टोर्ड है, तो आप अलग अलग जो है अब वो डेटा कभी मोनेटाइज नहीं हो पा रहा है, नहीं। क्योंकि आपके पास अगर डेटा मान लो कि सो आपने अगर जैसे 50 मूवीज़ बनाया और वो मूवीज़ रखा हुआ है आपके पास डेटाबेस में, तो वो मूवी बस जैसे रखा ही हुआ है ना, वो मूवी का कोई यूज नहीं हो पाया। मैं एक और एग्जांपल दूंगा, जैसे गाना देखो, सॉन्ग्स हो गए, बॉलीवुड सॉन्ग्स, इतने सारे लाखों बॉलीवुड सॉन्ग्स होंगे, या और अगर पूरे इंडिया में देखो तो कितने लैक्स, टेंस ऑफ लैक्स ऑफ सॉन्ग्स होंगे, फोक सॉन्ग वगैरह जितने भी ये सब जैसे मिला दो तो। लेकिन तो वो सारा पड़ा हुआ था। फिर यूट्यूब आया, यूट्यूब के कारण यू कैन सी कि गोल्ड माइंस फिल्म टाइप्स का आता है, वो जो है साउथ इंडियन जो मूवीज थे एक तरह से जो है पड़े हुए थे और इस तरफ नॉर्थ में नहीं देखे जाते थे, वो सब का भी जो है एक तरह से लाइसेंस ले लेके जो है उन्होंने यूट्यूब पे डाला। अब जैसे जो है मतलब कितने सारे जैसे कंटेंट क्रिएटर्स आए और जो एक तरह पुराने मूवीज अपलोड किए गए, तो वो देखो उस मूवी को भी एक तरह से मोनेटाइज कर दिया गया। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि एक इंटरनेट के कारण जो है, और तो मूवीज मोनेटाइज किया गया तो डिजिटाइज भी तो पूरा का पूरा इंटरनेट हो रखा है। आप देखोगे कि तो उसी तरह से जैसे वेबसाइट्स हो गए, तो कितने सारे वेबसाइट्स है, सब पे डिटेल्स जो है मिल रहा है। तो ये सारा पॉसिबल इस कारण से भी हो पाया क्योंकि एडवांस सर्च कैपेबिलिटी। एडवांस सर्च कैपेबिलिटी क्या हुआ कि आप मानो कि लाइब्रेरी में इंडेक्सिंग करते हो, तो इंडेक्सिंग तो कर दिए, लेकिन वो इंडेक्सिंग तो आपके लाइब्रेरी तक ही रह गया ना। अब वो इंडेक्सिंग को अगर वर्ल्ड वाइड लेवल पे देखा जाए तो गूगल जैसी कंपनी की जो पूरे का पूरा वर्ल्ड का डेटा है, पहले याहू की, ऐसा नहीं है, बहुत सारे कंपनीज आई हैं, बहुत सारी कंपनी की, तो वही मैं सर्च इंजन्स का बता रहा हूँ। 2000 के बाद जो है आपका जैसे मतलब गूगल के कारण देखो जो है पूरा वर्ल्ड का डेटा जो है सबके हाथ में आ गया। समझ रहे हो। तो कितना ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इससे हेल्प मिला होगा, और मोनेटाइजेशन जो इकोनॉमिकल वैल्यू जो कहा जाता है बढ़ने का, वो भी बढ़ा। तो समझ रहे हो कि डिजिटल लाइब्रेरी जो है आपका कैसे जो है जैसे जैसे आपका इंटरनेट बढ़ रहा है, जैसे जैसे आपका डेटा का जो है तो प्रोसेसिंग जो है कैपेसिटी बढ़ रहा है, आपका नेटवर्किंग इंटरनेट बढ़ रहा है, फिर आपको और ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग वगैरह के कारण एडवांस डेटा प्रोसेसिंग के कैपेबिलिटीज आ रहे हैं, तो वो सब के कारण जो है डिजिटल लाइब्रेरीज का भी बहुत अच्छा विकास हो रहा है।
अब देखो, नोटेबल डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव्स। तो आप में से जिन्होंने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और आपका कोई लाइब्रेरी का ग्रुप है जिसमें आप लोग एडेड हैं या फिर आपके फ्रेंड्स हैं तो वो सब में हमारे लेक्चर्स को ज़रूर भेजें, जिससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये लेक्चर्स पहुंच सके। देखो, मैं चाहता हूँ कि एक इंडिया में जो है ना एक चैनल हो लाइब्रेरी साइंस का भी, और जो है लाइब्रेरी साइंस का जो सच में पढ़ाने में विश्वास रखें। ऐसा नहीं कि 2 लेक्चर पढ़ाएं या फिर आधा मतलब एक टॉपिक पढ़ाएं उसके बाद अपना कोर्स बेचने लगे। सो यू कैन अंडरस्टैंड। अब देखो, नोटेबल डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव्स। तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया NDLI जो है लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। NDLI aims to provide a single video access to various educational materials। समझ गए? तो NDLI आप याद कर लो क्या है, तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। तो ये किसके अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। समझ गए? तो इसका क्या जो है आपको एम है, टू प्रोवाइड अ सिंगल विंडो एक्सेस, कि एक जगह जो है आपके सारे एजुकेशनल जो एक मटेरियल्स जो है वो प्रोवाइड किया जा सके। अब देखो, प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग क्या है? वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिजिटल लाइब्रेरीज, इट ऑफर्स ओवर 60,000 फ्री ई बुक्स। तो आपसे अगर पूछा जाता है एग्जाम में प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग, तो वो डिजिटल लाइब्रेरी से रिलेटेड है, याद कर लो। अब देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी। डिजिटल लाइब्रेरी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? एसेसिबिलिटी। एसेसिबिलिटी आप समझ सकते हो कि आप कितने भी रिमोट लोकेशन में हो, आप डिजिटल लाइब्रेरी के हेल्प से, आपको अगर इंटरनेट कनेक्शन है आपके पास, इंटरनेट कनेक्शन, तो आप जो है डिजिटल लाइब्रेरी को वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। समझ गए? फिर प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन क्या हो जाता है कि आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं आप डेटा को। आपको जिन्हें पता नहीं हो, मैं फिर से बता देता हूँ, एक बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ करता था, अभी भी है लेकिन अब तो ऐसे ही दोबारा बनाया गया है। तो वो 800 ईयर्स तक चलता रहा, 800 ईयर्स तक। यहाँ पे आपको सब चीज़ की पढ़ाई होती थी, मेडिसिन से लेके एस्ट्रोनॉमी से लेके फिर जो एक तरह से फ़िलॉसफी हो गया। फ़िलॉसफी मतलब पढ़ाई क्या हुआ, आप वाद विवाद कर रहे हो तो सोच रहे हो कि आपका सोसाइटी किस लेवल तक का पहुँच चुका है, कि आप जो है सोसाइटी में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दे रहे हो, कि जो भी चैलेंजेज है, जो भी आपको पूछना है वो सारा चीज़ पे आप जो है पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना, जो कि आज सोसाइटी से धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है। अब वो नालंदा यूनिवर्सिटी चलते रहा, उसके बाद एक सो कॉल्ड किंग मुगल तो नहीं कह सकता, खिलजी डायनेस्टी का था, बख्तियार खिलजी, वो आया। उसका मानना था कि जो है एक तरह से नॉलेज जो है ये सब यूनिवर्सिटी का, वो इस्लाम के साथ कंपेटेबल नहीं है। उसने पूरा लाइब्रेरी को जला डाला, पूरा मतलब तोड़ डाला, सारा चीज़ ख़त्म हो गया। जहाँ उस कहा जाता था कि उस समय 10,000 जो थे एक तरह से प्रोफेसर्स टाइप के एडुकेटर्स हुआ करते थे वहाँ, लाखों स्टूडेंट, पूरा एक तरह से टाउन ही मानो तो नालंदा यूनिवर्सिटी के नाम से चलता था। और वो पूरा लाइब्रेरी जला दिया गया। वो लाइब्रेरी में हमारे इतने मैन्युस्क्रिप्ट, इतने रिसर्च थे, इट्स लाइक कि मतलब ऑक्सफोर्ड तो छोटा मोटा हो गया उसके सामने। कि सोचो, उतने साल से 800 साल तक रिसर्च हुआ ये सब में, तो कितने सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह स्टोर करके, रिसर्च स्टोर करके, वो एक तरह से इंडिया का नॉलेज हब था। तो उसको बख्तियार खिलजी ने पूरा जला दिया, तोड़ दिया, और उसके लाइब्रेरी जो थी वो 6 महीने तक जलती रह गई, इतने सारे उसमें बुक्स थे। तो आप समझ रहे हो कि ये बस सिंपल एक टर्म लिखा हुआ प्रिजर्वेशन, ये कितना बड़ा चीज़ है कि आप अपने नॉलेज को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, सिविलाइजेशन कैसे आगे बढ़ाओगे, है ना। तो वही बता रहा हूँ कि एज अ लाइब्रेरियन यू शुड ऑल्सो बी प्राउड कि आप जो है एक लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज जो है, यहाँ तो डिजिटल कंटेंट है बट यू आर वर्किंग फॉर द प्रिजर्वेशन एंड स्प्रेड ऑफ नॉलेज, है ना। तो वही मैं कह रहा हूँ कि तो डिजिटल लाइब्रेरी अब के कारण जो है, अब तो आपका डेटा के फॉर्म में अगर स्टोर रहता है तो वो डिफरेंट सर्वर्स में स्टोर किया जा सकता है, दूसरे देश में भी स्टोर किया जा सकता है सर्वर स्पेस लेके, समझ गए। तो दे इंश्योर लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन ऑफ डिजिटल कंटेंट, प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम फिजिकल डिग्रेडेशन। फिजिकल डिग्रेडेशन, या आप कह सकते हो कि इसमें एक तरह से नेचुरल या मैन मेड डिजास्टर से भी आप प्रोटेक्ट करोगे अपने जो भी रिसर्च डेटा है वो सबको। इंटरएक्टिविटी,
अब देखो इसमें जो है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग वगैरह के कारण आपको जो है कंटेंट भी जो है ना आपके हिसाब से रिफाइंड कंटेंट मिलता है ना। रिफाइंड कंटेंट जैसे आप कोई भी रील खोलो, यूट्यूब खोलो, तो हर जगह आप ये देखोगे कि आप जिस डायरेक्शन में और जो कंटेंट देखना चाहते हैं जब उसी टाइप का कंटेंट आपको दिखाया जाता है। तो वैसे ही डिजिटल लाइब्रेरीज में जो है आप विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग जो है आप जो है यूजर या जो आपका पैटर्न है उसके जो है इंटरेस्ट के जो है ना टॉपिक्स एंड जो भी आप रिसोर्सेज कह सकते हो वो सब उन्हें शो होगा और उन्हें जैसे बताया जाएगा कि ये सब भी अवेलेबल है, जिसमें वो इंटरेस्टेड है तो वो और ज़्यादा कंटेंट को यूज कर सकते हैं। समझ गए? तो देखो डिजिटल लाइब्रेरी ऑफर इंटरैक्टिव सर्विसेज सच एज पर्सनलाइज रिकमेंडेशन, यूजर एनोटेशंस एंड सोशल टैगिंग। समझ गए? अब देखो सर्च एंड रिट्रीवल, तो इसमें सर्च एंड रिट्रीवल भी बहुत इजी हो जाता है क्योंकि इसमें आपका जैसे मैंने बताया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के थ्रू जो है आप डेटा को बेटर प्रोसेस, जैसे एक तो प्रोसेस कर सकते हैं आप जो है मतलब फुल टेक्स्ट सर्च कर सकते हैं, मेटा डेटा सर्च, सिमेंटिक सर्च, फिर ये सब बहुत तरीके के आपको सर्च कैपेबिलिटीज जो है आ जाते हैं डिजिटल कंटेंट होने के कारण। देखो एडवांस सर्च कैपेबिलिटीज इंक्लूडिंग फुल टेक्स्ट सर्च जो हो गया, मेटा डेटा सर्च। फुल टेक्स्ट सर्च किसको कहते हैं कि आप नॉर्मल लैंग्वेज में जो आप सर्च करते हैं अपने हिसाब से उसको, वो सब हो गया। मेटा डेटा सर्च किया पूरा जो है आपका डायरेक्टरी से लेके जितना भी आपका बिब्लियोग्राफी वगैरह का डायरेक्टरी है वो सारे मेटा डेटा को सर्च कर सकते हैं एक साथ। एंड सिमेंटिक सर्च इन्हांसेज इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। तो समझ गए डिजिटल लाइब्रेरीज के कारण जो है आपका इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, जो आपका मेन एम तो वही है ना कि इंफॉर्मेशन जो है ईजिली रिट्रीव किया जाए, है ना, तो वो आपको पॉसिबल हो पाता है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस की, ये कॉस्टली नहीं है। अगर एक आपका पास डिजिटल डॉक्यूमेंट है तो वो आप करोड़ों लोगों तक एक साथ पहुंचा सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट का आप देखे होंगे चैनल्स आता है जो सैटेलाइट के थ्रू जो है आपको रिमोट एरिया से लेके मतलब सबके लिए अवेलेबल है जो भी देखना चाहता है मतलब फ्री डीटीएच पे। तो वो क्या है कि एक कंटेंट के कारण जो है इट्स लाइक अ लाइब्रेरी, इट्स लाइक नेशनल लाइब्रेरी जो है ना, वो कंटेंट जो फैलाया जा रहा है। या फिर एनपीटीईएल के लेक्चर्स देख लें कि जो इंजीनियरिंग के लेक्चर्स इसमें होते हैं कि जो स्टूडेंट अगर मानिए बहुत अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं पढ़ रहे हैं जहाँ पे सारे के सारे फैकल्टीज अवेलेबल हैं, तो वो भी आईआईटीज एनआईटीज वगैरह का लेक्चर्स देख सकते हैं। तो इससे समझ रहे हो कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस कितना ज़्यादा बढ़ता है। जहाँ पे आप जो है सेम कंटेंट के लिए अगर मान लो कि जो है 50 प्रोफेसर्स रखने पड़ते हैं, आप सेम कंटेंट जो है लाखों स्टूडेंट तक जो है आप पहुंचा पा रहे हैं इजीली। तो वहाँ पे आपका कॉस्ट जो इफेक्टिवनेस होता है। और भी ज़्यादा एग्जांपल्स ले सकते हैं कि जैसे आप मान लो कि जैसे एक एक मतलब कंप्यूटर आपका 1 TB स्पेस का है, उसमें आप करोड़ों बुक डाल सकते हो लिटरली। जब पीडीएफ में करोड़ नहीं तो कम से कम लाखों मतलब टेंस ऑफ लाख मिलियंस ऑफ बुक्स डाल सकते हो। और जो आपका कितना भी बड़ा लाइब्रेरी हो जाए उसमें तो उतना जैसे 10 लाख बुक अगर स्टोर करने के लिए और वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ऐसे जो है आपका फिजिकल स्टोरेज स्पेस भी बढ़ता है, जो है एक तरह से जो है कम यूज होता है, तो उससे आपका इफ़िशियंसी होगा। फिर मेंटेनेंस आपको कम करना पड़ेगा, फिर मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब देखो। डिजिटल लाइब्रेरीज रिड्यूस कॉस्ट एसोसिएटेड विद फिजिकल स्टोरेज, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल्स। आ गया समझ में? अब देखो टाइप्स ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी। तो डिजिटल लाइब्रेरी कितने टाइप्स के होते हैं? इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी। इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी क्या है? तो एकेडमिक आउटपुट जो भी हो रहा है ना आपके यहाँ, मान लो कि जैसे पीएचडी स्टूडेंट्स हैं या फिर एमएससी स्टूडेंट्स हैं, रिसर्च के स्टूडेंट्स हैं, या फिर आपका इंस्टीट्यूशन रिसर्च में से एसोसिएटेड है। मान लो जैसे एफआरआई है देहरादून में जो है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो इसमें सोचो कितना ज़्यादा डिपार्टमेंट्स है, कितना ज़्यादा रिसर्च होता होगा। प्लांट पैथोलॉजी से लेके केमिस्ट्री डिपार्टमेंट होगा वहाँ पे, फिर मतलब जेनेटिक्स का डिपार्टमेंट होगा, फिर मतलब इंसेक्ट्री का होगा, ऐसे ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे। तो वो सब जो है कितना ज़्यादा मतलब जैसे जो है तो डेटा और रिसर्च जनरेट करते होंगे। थेसिस हो गया, रिसर्च रिपोर्ट्स हो गया, जैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो गया, प्रोजेक्ट का डेटा हो गया। तो वो सारा अगर एज ए इंस्टीट्यूशन एक जगह स्टोर करके रखता है तो उसको इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी कहते हैं।
देखो एग्जाम्पल दिल्ली यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी। पर्पस क्या है इसका, तो प्रिजर्व एंड प्रोवाइड एक्सेस टू द एकेडमिक आउटपुट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। समझ गए। अब देखो सब्जेक्ट स्पेसिफिक लाइब्रेरी भी होता है। एग्जाम्पल एयर मतलब आरजीव करके जो है फॉर रिसर्च पर्पसेज इन फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। पर्पस केटर टू ए स्पेसिफिक एकेडमिक और डिसिप्लिन ऑफ सब्जेक्ट एरिया। समझ गया। जैसे इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी हुआ वैसे ही सब्जेक्ट स्पेसिफिक लाइब्रेरी भी होगा। मान लो कि इसरो का लाइब्रेरी होगा, तो इसरो के लाइब्रेरी में आपको इसरो रिलेटेड ही कंटेंट मिलेगा ना, रॉकेट साइंस वगैरह से रिलेटेड, तो आपको 90% तो वही सब कंटेंट होगा, तो वो सब आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक लाइब्रेरी हुआ। वैसे तो इसरो जो स्टोर करता होगा एज एन इंस्टीट्यूशन, तो वो इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी का भी काम कर रहा होगा, लेकिन वहाँ अगर वो मान लो कि इसरो में भी अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिया जाए जिसका लाइब्रेरी जो जैसे एक तो फिजिक्स का डिपार्टमेंट, फिर जैसे एक तो केमिस्ट्री का, रॉकेट का जो है एक तो प्रोपोर्शनल टेक्नोलॉजी का, फिर जो जैसे मतलब क्रायोजेनिक इंजन वगैरह का अलग अलग सारा डिपार्टमेंट्स, तो वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक अगर कर दिया जाता है लाइब्रेरीज वहाँ का, तो वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक लाइब्रेरीज कहलाता है। समझ गया। फिर नेशनल लाइब्रेरी। नेशनल लाइब्रेरी क्या है, तो नेशनल लाइब्रेरी जो है आपका पूरे नेशन का जो लाइब्रेरी है, जहाँ पे आपका कोई भी नया बुक पब्लिश होता है तो वो वहाँ उसका एक कॉपी रखा जाता है, तो वो सब नेशनल लाइब्रेरी हो गया। इंडिया में किसने नेशनल जो है लाइब्रेरी है, तो 4 हैं, तो वैसे रिपोजिटरीज भी है। हाँ देखो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो NDLI है, पर्पस सर्व्स एज अ कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल रिपोजिटरी फॉर अ नेशंस कल्चर एंड एजुकेशनल रिसोर्सेज। समझ गया। अब देखो पब्लिक लाइब्रेरी। पब्लिक लाइब्रेरी क्या होता है, तो एग्जांपल देखो डिजिटल पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ अमेरिका, तो ये पब्लिक लाइब्रेरी है जो कि आपको डिजिटल पब्लिक लाइब्रेरी है कि आप डिजिटली जो है उस वेबसाइट पे जाके आप जो है सारा जो है कंटेंट देख सकते हैं। पर्पस प्रोवाइड पब्लिक एक्सेस टू वाइड रेंज ऑफ डिजिटल मटेरियल्स। समझ गए। अब देखो आर्किटेक्चर ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी। तो डिजिटल लाइब्रेरी आप बनाते हो तो उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे और आर्किटेक्चर क्या क्या, मतलब कैसे कैसे आप वहाँ तक पहुँचोगे। देखो डिजिटल कंटेंट तो आपको इंक्लूड्स ई बुक्स, जर्नल्स, मल्टीमीडिया फाइल्स एंड डेटाबेसेस, तो ये तो डिजिटल लाइब्रेरी में होगा ही, आप कॉमन सेंस से बता सकते हो। मेटा डेटा, तो मेटा डेटा होता है आपका डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन अबाउट द डिजिटल कंटेंट हुआ ना, वो आपका मेटा डेटा हुआ। इट्स लाइक बिब्लियोग्राफी है ना। तो बिब्लियोग्राफी में क्या करते थे कि जो भी आपका जैसे बुक है या कोई भी डॉक्यूमेंट है, तो उसका सारा जो आपका क्या एक तरह से मतलब कैरेक्टरिस्टिक ही कह लो कि उसमें आप जो है उसका ऑथर क्या, द ऑथर कौन है, टाइटल क्या है, ये सारा चीज़ आप जो है एक तरह से जज बताते हो। तो उसी टाइप का जो एक मेटा डेटा हुआ, डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन अबाउट द डिजिटल कंटेंट सच ए टाइटल, ऑथर, कीवर्ड्स, ये सब। समझ गया। अब यूजर इंटरफेस, तो ये सबसे क्या जो है कि फ़ायदा होगा आपका जब मेटा डेटा से, तो डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन आपका होगा, टाइटल, ऑथर, कीवर्ड, तो ये सबसे जो है ये एक तरह से कनेक्शंस बनाता है ना, कनेक्शंस बनाता है और सर्च जो है वो ईजी हो जाता है आपका। कैसे, तो मान लो कि एक ऑथर है, तो ऑथर आपका सारा जितना भी कंटेंट है सबका ऑथर आपको दिया हुआ है, तो आप ऑथर के थ्रू भी तो सर्च कर सकते हो ना, कि अगर आपने एक बुक जैसे पढ़ी तो उसका ऑथर आपको दिखे कोई, जैसे मान लो कि जैसे अमित मित्तल नाम का कोई बंदा है, तो वो ऑथर है, तो आपको बहुत अच्छी बुक लगी, तो आप अमित मित्तल के नाम से ही आप देखना चाहते हो कि और उन्होंने क्या क्या लिखा है, तो आप सर्च कर सकते हो अमित मित्तल के ही नाम से। वैसे ही आप अगर मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कोई बुक आपने पढ़ा, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप देखते हो कि और ये जो है इसमें थोड़ा सा चर्चा है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो है, तो जैसे ChatGPT वो सब के बारे में, जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के बारे में। अब वो जो है आपके पास जैसे मेटा डेटा, कीवर्ड्स वगैरह अच्छे से सबका किया हो डिस्क्रिप्शन में, तो आपको लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के अनुसार जो है और भी ज़्यादा जो एक तरह से बुक्स होंगे उससे रिलेटेड और बेटर बुक्स, तो वो और सजेशन में आ सकता है। तो ये सब हमें फ़ायदा होता है मेटा डेटा से कि आपका डेटा प्रोसेसिंग जो है ये और बेटर होता है। अब देखो यूजर इंटरफेस, तो यूजर इंटरफेस एक आपके पास होना चाहिए। यूजर इंटरफेस किसको कहते हैं, तो आप मान लो कि आपके पास एक फ़ोन है, सेल फोन, तो सेल फोन पे आप कोई ऐप खोल रहे हो, तो जैसे ये कर रहे हो ना, मतलब टच करते हो यहाँ पे ऐसे ऐसे, तो ओपन करने पे कैंसिल, कहीं पे
क्लिक कर रहे हो, कहीं पे ओके क्लिक कर रहे हो। तो ये सारा जो आप इंटरैक्ट कर रहे हो उसको यूजर इंटरफेस कहा जाता है, कि यूजर जो है कैसे इंटरैक्ट करता है किसी भी पोर्टल के साथ, डिवाइस के साथ, मशीन के साथ, ये सब यूजर इंटरफेस में आ जाता है। देखो, द प्लेटफॉर्म थ्रू विच यूजर इंटरैक्ट विद द डिजिटल लाइब्रेरी इंक्लूडिंग वेब पोर्टल्स एंड मोबाइल ऐप्स। तो ये सब आपका यूजर इंटरफेस हो गया, समझ गया। अब सर्च एंड रिट्रीवल सिस्टम होगा आपका मतलब डिजिटल लाइब्रेरी में। तो आप जैसे समझ गए होंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, एल्गोरिदम्स। तो ये सब जो एल्गोरिदम्स वगैरह होंगे वो उससे आप जो है और कोडिंग करके जो है सर्च और रिट्रीवल सिस्टम पूरा डिजाइन करोगे। टूल्स एंड एल्गोरिदम्स फॉर इंडेक्सिंग एंड सर्चिंग डिजिटल कंटेंट, समझ गए। अब स्टोरेज सिस्टम, तो आपके पास डेटाबेस होना चाहिए, स्टोरेज सिस्टम होनी चाहिए उसके लिए। सर्वर्स एंड डेटाबेसेज वेयर डिजिटल कंटेंट इज स्टोर, समझ गए। अब नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंटरनेट होने चाहिए या फिर लैन होना चाहिए, लोकल एरिया नेटवर्क टाइप, कि कहीं से तो आप डेटा फ्लो करा के ले जाओगे ना, तभी तो जो इंटेंडेड यूजर्स हैं उन तक पहुंच पाएगा। देखो, enables the transfer of data and ensures connectivity between the users and digital library। तो वो आपका नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा। तो इतना जो है आपका बेसिक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर आपका डिजिटल लाइब्रेरी में रिक्वायर्ड है, समझ गए। अब देखो वर्क फ्लो, तो वर्क फ्लो जो है आपका डिजिटल लाइब्रेरी में क्या क्या होगा, कि आपका क्या क्या काम करना पड़ेगा उसमें। तो कंटेंट एक्विजिशन, तो पहले तो आपका डिजिटल कंटेंट जो होगा वैसे आपको एक्विजिशन करने पड़ेंगे, कि और वो भी उसमें भी आपको ये सब जो होता है कॉपीराइट्स वगैरह का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप एक्विजिशन कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि कॉपीराइटेड मटेरियल है उसको आप जो है फ्री में ऐसे ही अपने वेबसाइट पे डाल दिया। देखो, डिजिटाइजेशन ऑफ एनी फिजिकल मटेरियल्स एंड एक्विजिशन ऑफ बॉर्न डिजिटल कंटेंट, समझ गया। बॉर्न डिजिटल कंटेंट क्या हुआ, तो एक तो कंटेंट हुआ कि आपका वो जो है हार्ड कॉपी में है। हार्ड कॉपी क्या हुआ, तो पीडीएफ, ये जैसे बुक्स के फॉर्म में है ना। फिर होता है यहाँ पे जो आपका जो मेटा डेटा कलेक्शन, तो मेटा डेटा कलेक्शन हो गया भाई कैटलॉगिंग एंड इंडेक्सिंग ऑफ डिजिटल कंटेंट जो मैंने पहले बताया। फिर स्टोरेज एंड जो है प्रिजर्वेशन, की आप उसको स्टोर करके प्रिजर्व करोगे, इंश्योरिंग सिक्योर एंड रिलायबल स्टोरेज ऑफ डिजिटल कंटेंट। फिर एक्सेस एंड रिट्रीवल आ जाता है, कि आप जो है उसको जैसे ऐसा डिज़ाइन कीजिए कि आपके जो पैटर्न्स है, पैटर्न्स क्या हुए, यूजर्स, वो जो है आपको उस जो भी आप ये सब प्रिजर्व करके स्टोर कर रखे हो उसको एक्सेस किया जा सके इजीली। यूजर मैनेजमेंट, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन मैकेनिज्म फॉर यूजर एक्सेस। तो इस ये क्या हुआ कि आपको जो यूजर नेम और पासवर्ड वाला जो सिस्टम है वो कहा जाता है कि आपको जो आपके लाइब्रेरी से जुड़े हुए हैं वही केवल एक्सेस कर पाए, नहीं तो आप फुल एक्सेस दे दें अगर हर किसी को, तो आपका सर्वर भी उतना जो है हैंडल नहीं कर पाएगा वर्कलोड, समझ गया। अब देखो स्टैंडर्ड्स, फॉर्मेट्स, प्रोटोकॉल्स, तो ये जो है आपका जो है स्टैंडर्ड्स मैंने बताया है पहले कि जो एक तरह से बेसिक जब सेम रूल्स फॉलो किया जाता है ना, सेम रूल्स बाय एवरीवन, ये किसी चीज़ के लिए जैसे मैन्युफैक्चरिंग में हो सकता है, किसी चीज़ का जैसे मतलब डेटाबेस का रूल्स हो सकता है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन का रूल्स हो, तो ये सब स्टैंडर्ड्स बन जाता है, फॉर्मेट्स एंड प्रोटोकॉल्स। तो देखो स्टैंडर्ड्स जो है इसमें मतलब क्या क्या यूज होता है डिजिटल लाइब्रेरी में। तो मार्क जो है आपको मैंने पहले भी बताया, मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग, द स्टैंडर्ड फॉर द रिप्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ बिब्लियोग्राफिक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। डबलिन कोर हो गया, सिंपल एंड वाइडली यूज मेटा डेटा स्टैंडर्ड फॉर डिजिटल रिसोर्सेज। तो आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि डबलिन कोड जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये आपका मेटा डेटा से रिलेटेड है, समझ गए। तो ये जो है वाइडली यूज मेटा डेटा का स्टैंडर्ड है ये डबलिन कोड जो है आपका। अब देखो OAIS क्या है, तो ओपन आर्काइवल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये फ्रेमवर्क है लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन का, कि आप कैसे लॉन्ग टर्म जो है स्टोर करके आर्काइव बना के रखो कि वो लॉन्ग टर्म तक कोई अगर उसको एक्सेस नहीं भी करता है तो वो अच्छे से स्टोर रहे। तो उसी का फ्रेमवर्क डिजाइन कर दिया गया है। तो OAIS आपने याद कर लो, OAIS फुल फॉर्म पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो ये है ओपन आर्काइवल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये है आपका फ्रेमवर्क फॉर द लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन, समझ गए। अब देख लो,
अब फॉर्मेट्स इसमें क्या क्या यूज होता है, तो मतलब टेक्स्ट फॉर्मेट में आप भी यूज करते होगे तो देखते होंगे कि पीडीएफ फॉर्मेट में आप रखते हो किसी भी डॉक्यूमेंट को, तो वो इधर से उधर आपका फॉर्मेट नहीं चेंज होता है। एक कंप्यूटर से सेव करके दूसरे कंप्यूटर पे भी ले जाओगे तो टेबल हो गया या कुछ भी आप जो भी डिज़ाइन किए हुए एमएस वर्ड वगैरह में, तो वो सेम का सेम रहता है, तो वो पीडीएफ फॉर्मेट हो गया। तो उसी तरह जो है फॉर्मेट्स जो हो गया आपका जो है मतलब टेक्स्ट फॉर्मेट में यूज होता है, जैसे पीडीएफ हो गया, ईपब हो गया, एचटीएमएल हो गया। इमेज फॉर्मेट में आपको पता ही होगा जेपीजी, पीएनजी, टिफ वगैरह, जो ये सब जो है आपका इमेज का फाइल फॉर्मेट्स है। ऑडियो फॉर्मेट्स में MP3 वेव फॉर्मेट में भी होता है ये सब, वीडियो फॉर्मेट MP4, AVI फॉर्मेट, फिर और भी आप देखे होंगे जो जैसे VLC मीडिया प्लेयर वगैरह में कुछ भी डाल देते हो चल जाता है, तो वो सब आपका फॉर्मेट्स हो गया कि किस वीडियो फॉर्मेट में जो है आप डेटा, मतलब कौन से स्टोरेज फॉर्मेट में आप डेटा स्टोर कर रहे हो। तो ये सब जैसे टेक्स्ट का फॉर्मेट यूज हो सकता है। तो बहुत बार ऐसा एग्जाम में ऐसे आता है कि आपको दे दिया जाएगा जैसे PDF, फिर टिफ, WAV और AVI, तो ये और अलग दे दिया जाएगा। यहाँ पे मान लो टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो और आपका इमेज, इसमें से टिक लगाने के लिए आ जाता है कि कौन किससे रिलेटेड है, तो ये सब आप याद कर लेना। फिर प्रोटोकॉल्स देखो, ये मैंने पहले भी बताया, J39.50 जो है आपका जो सर्च एंड रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रॉम डेटाबेस, उसका प्रोटोकॉल है। तो J39.50 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। अ प्रोटोकॉल फॉर सर्च एंड रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिमोट डेटाबेसेज। अब देखो OAI-PMH क्या है, तो ओपन आर्काइव इनिशिएटिव्स प्रोटोकॉल फॉर मेटा डेटा हार्वेस्टिंग, समझ गया। OAI-PMH समझ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटा डेटा वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आजकल आता है एग्जाम्स में, नेट से लेके सारे लाइब्रेरी साइंस के एग्जाम्स में। पहले तो आप फुल फॉर्म याद कर लो कि ओपन आर्काइव्स इनिशिएटिव। ओपन आर्काइव्स इनिशिएटिव क्यों लाया गया था, ये सब आप देख सकते हो नेट पे। फॉर जो है हाँ, ओपन आर्काइव इनिशिएटिव प्रोटोकॉल फॉर मेटा डेटा हार्वेस्टिंग। तो मेटा डेटा कहीं पे स्टोर है तो उसको वहाँ से हार्वेस्ट कैसे करोगे, एक साथ जो है मतलब कॉपी करना, उसको यूज करना, प्रोसेस करना, ये सब इसमें आ जाता है। ओपन आर्काइव्स इनिशिएटिव प्रोटोकॉल फॉर मेटा डेटा हार्वेस्टिंग, OAI-PMH, समझ गया। अब देखो SRU SRW क्या है, तो सर्च रिट्रीव वाया URL, सर्च रिट्रीव वेब सर्विसेज। तो ये आपका स्टैंडर्ड है फॉर सर्च एंड रिट्रीवल ओवर द इंटरनेट, समझ गए। SRU SRW, समझ गए। तो ये सर्च या रिट्रीव वाया ये URL हो गया, सर्च रिट्रीव वाया URL, और ये हो जाएगा सर्च रिट्रीव वेब सर्विस। तो समझ गए, URL जो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और वेब सर्विस जो आप इंटरनेट यूज करते हो। तो ये जो है आपका सर्च एंड रिट्रीवल का जो है स्टैंडर्ड है ओवर इंटरनेट। और ये जो है OAI-PMH जो है ये है आपका फैसिलिटेट हार्वेस्ट मेटा डेटा फ्रॉम डिजिटल रिपोजिटरी, और J39.50 है ये सर्च एंड रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिमोट डेटाबेस। तो समझ गए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेना। ओवर इंटरनेट तो ये याद कर लो, W जो है इससे वेब, ऐसे याद कर लो। फिर PM है, फिर जो आपका M है तो इससे याद कर लेना मेटा डेटा, और J39.50 जो है ये आपका रिमोट डेटाबेस, ऐसे याद कर लो, ठीक है जी। अब देखो डिजिटल ऑब्जेक्ट और आइडेंटिफायर, तो DOI। आप अगर कोई भी जो है एक तरह से पब्लिशिंग हाउसेज हो गया या फिर जर्नल्स वगैरह का देखोगे तो उसमें DOI पॉइंट कुछ कुछ कैसे करके लिखा रहता है, जो कि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट है इस टाइप का, जर्नल है, और फिर आपका इस टाइप का कुछ भी, या फिर आपका कोई पेपर पब्लिश किया हुआ है ना, पेपर पब्लिश किया हुआ है, तो ये सब का आपका DOI से सर्च किया जाता है। तो DOI का फुल फॉर्म क्या है, तो डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। तो डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर जो है ये किस में, तो अल्फा न्यूमेरिक होता है, अल्फा न्यूमेरिक, नंबर और अल्फ़ाबेट दोनों मिला हुआ, जिससे आप जो है किसी भी डॉक्यूमेंट को इंटरनेट पे आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो आप DOI किसी डॉक्यूमेंट का पता है तो उस DOI से जो है आप डॉक्यूमेंट सर्च भी कर सकते हो। इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट का जो है इस टाइप रिसर्च पेपर हो गया, मतलब ये जर्नल्स हो गया, ये सबको DOI अलॉट किया जाता है। देखो DOI इज ए यूनिक अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग असाइन टू अ डिजिटल ऑब्जेक्ट सच ए जर्नल, आर्टिकल, ई-बुक और डेटा सेट टू प्रोवाइड अ परमानेंट लिंक टू इट लोकेशन ऑन द इंटरनेट। की जो है आपका वो कहाँ पे है
कहाँ पे स्टोर्ड है उसका जो है परमानेंट लिंक जो है सो आपको अल्फ़ा न्यूमेरिक स्ट्रिंग के फॉर्म में जो है जैसे जनरेट किया जाता है, जिससे आप सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे किसी भी जो है आपका डिजिटल ऑब्जेक्ट को। आ गया समझ में? इंपॉर्टेंस देखो तो परमानेंट मतलब आइडेंटिफिकेशन होता है इससे, इंश्योर्स लॉन्ग टर्म एक्सेस टू डिजिटल ऑब्जेक्ट्स, लिंकिंग एंड साइटेशन, फैसिलिटेट्स एक्यूरेट साइटेशन एंड लिंकिंग ऑफ डिजिटल कंटेंट। समझ गया? मेटा डेटा इंटीग्रेशन हो जाता है इससे, एम्बेड्स मेटा डेटा अबाउट द डिजिटल ऑब्जेक्ट इनहांसिंग डिस्कवरेबिलिटी। समझ गया? इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है DOI का, जो डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर है, कोई तो एजेंसी होगा ना जो जैसे इसको मतलब देता होगा DOI नंबर, तो DOI सिस्टम मैनेज बाय द इंटरनेशनल DOI फाउंडेशन, IDF जो है, IDF ये मत सोचना इजरायली डिफेंस फोर्सेज या इंडियन डिफेंस फोर्सेज, IDF जो है यहाँ पे लाइब्रेरी साइंस में या फिर जर्नल्स वगैरह के फील्ड में जो है आपका हाँ इसका ये होता है इंटरनेशनल DOI फाउंडेशन। तो इंटरनेशनल DOI जो फाउंडेशन जो है ये आपका जो एक तरह से मैनेज करता है, और मतलब अलॉट कौन करता है DOI नंबर, तो ये जो है द ऑर्गेनाइजेशंस लाइक क्रॉस रेफ जो है क्रॉस रेफरेंस के नाम पे पड़ा हुआ है, क्रॉस रेफ मतलब ऑर्गेनाइजेशन हो गया, या फिर डेटा साइट, ये सब जो है आपका जो DOI असाइन करती है। समझ गया? तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। आपको लेक्चर कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो हमारे लेक्चर को शेयर करें, बेल आइकन दबा दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।